बच्चों आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों में प्रथम मगध या मगध का उत्थान। जैसे आप लोग फोटो में देख रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। तो आपने पीछे महाजनपद काल में महाजनपद जो हमने पढ़े तो उसमें भी आपने ये पढ़ा कि हर छोटा छोटा जो जनपद था या जो जनपद जो आपस में लड़ते रहते थे, तो लगभग 16 जनपदों में 7-8 ऐसे जनपद थे जिनको जो है मगध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और दूसरा ये है, इसकी प्राकृतिक स्थिति भी ऐसी थी कि ये बहुत जल्दी इसका उत्थान हुआ। सबसे पहला ये यहाँ की भूमि जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। दूसरी ये कि यहाँ पर बहुत सारी लोहे की खानें थी जिससे कि औजार बनाने में भी काफ़ी सहूलियत होती थी। यहाँ पर जंगली हाथी भी काफ़ी संख्या में विद्यमान थे जिसके कारण जो है वो युद्ध के लिए उनको प्रयोग किया जाता था, सेनाओं में उनका प्रयोग होता था। और साथ साथ इसमें जो है आवागमन के साधन, मतलब परिवहन परिवहन के साधन के लिए यहाँ गंगा नदी जो थी साथ में थी और इसकी सहायक उपनदियाँ भी थी जिससे जो है आवागमन बहुत सुगम था। और बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों ने भी बताया है कि मगध की महत्ता का कारण जो था विभिन्न शासकों की उसकी अपनी नीतियाँ थी। प्रारंभ में जो था राजगाह, आधुनिक बिहार के राजगीर का ये प्राकृतिक नाम था, मगध की राजधानी थी। और ये रोचक शब्द का अर्थ यह है कि राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया जिससे अब पटना कहा जाता है, जिससे गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। तो अब हम पढ़ेंगे मगध के आरंभिक शासक बिंबसार। बिंबसार जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था मगध का। और महात्मा बुद्ध के समय जो है उसका मगध में जो बिम्बिसार का शासन था। और एक इतिहासकार हैं रायचौधरी जी, उनके अनुसार ये हर्यक वंश कुल से संबंधित था। और जब ये कहा जाता है कि जब ये राजगद्दी पर बैठा तो ये के मात्र 15 वर्ष का था और उसने 52 वर्ष तक शासन किया। उसने 547 ईस्वी पूर्व से 497 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिम्बिसार बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक था। उसने अपने कई वैवाहिक संबंधों विवाह करके जो है अपने अन्य राजनेताओं से साथ या अन्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने संबंध अच्छे कर लिए और अपनी स्थिति को अच्छा कर लिया। उसने कौशल देवी की रानी जो है कौशल देवी की राजा की लड़की कौशल देवी से शादी की। उसके बाद उसने लिच्छवी कुल जो एक शक्तिशाली कुल था उसकी राजकुमारी चेतना से विवाह किया। फिर उसके बाद उसने पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इस प्रकार उसने इन बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियों के घरानों से शादी करके अपनी स्थिति को अच्छा बना दिया। वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को चारों ओर बढ़ाया। और ऐसा माना जाता है कि जब बिंबिसार का साम्राज्य था जिसमें उसमें लगभग 80,000 गांव की स्थापना की थी। और ये यहाँ इसमें एक प्रश्न और भी है कि बिंबिसार का कौन सा धर्म मानता था, इस बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है। कुछ शासक उसे जो है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसे जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने शीघ्र राज्य पाने में अपने पिता बिंबिसार को मार डाला। परंतु जैन ग्रंथों में उसे मत है कि बिंबिसार ने स्वयं अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए राज्य त्याग दिया। अब दूसरा शक्तिशाली राजा आता है अजातशत्रु। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने मगध के सिंहासन पर 495 ईस्वी के लगभग बैठा। उसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार लगभग 32 वर्ष तक अर्थात 462 ईस्वी पूर्व से राज्य किया। अजातशत्रु भी एक बहुत बड़ा सफल तथा महत्वाकांक्षी राजा था जिसने राज्य विस्तार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसकी विजय कौन सी थी? सबसे पहले उसने कौशल के राजा प्रसेनजित के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसका कारण यह था कि प्रसेनजित ने काशी प्रदेश को, जिसे पहले मगध के शासक बिंबिसार को दे चुका था, अब बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसे उस पर वापस कब्जा कर लिया था। कौशल शासक की पराजय हुई, परंतु इस शत्रुता को अजातशत्रु ने एक सफल कूटनीति की भांति मित्रता में बदल दिया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया जिससे जो है ये प्रदेश उसे फिर दहेज में दे दिया गया। इस प्रकार अपने पिता की भांति अजातशत्रु ने भी विवाह संबंध से अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने लगभग
इसके बाद उसने लगभग लिच्छवियों को लिच्छवी जातियों के 36 राज्यों के संघ को हराया और इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने लगभग 16 वर्ष का समय लग गए। लिच्छवी लोगों को पराजित करना सरल काम नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही लड़ाकू और देशभक्त, दृढ़ स्वभाव या देशभक्त के लोग थे। वह जानता था कि इन लोगों को हराना बहुत मुश्किल है और उसने बहुत ही सावधानी से काम किया। सबसे पहले अजातशत्रु ने अपने विश्वसनीय मित्र वस्करा को लिच्छवी लोगों में फूट डालने के लिए भेज दिया और अपने कार्य में 3 वर्ष पश्चात सफल हुआ। इस प्रकार इन लोगों की एकता जो थी वो जाती रही। दूसरे, अजातशत्रु ने लिच्छवी प्रदेश के पास गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नए नगर की नींव रखी ताकि उन लोगों पर समग्रता से आक्रमण किया जा सके। तीसरे, मगध शासक इस युद्ध में कई नए ढंग व अच्छे शस्त्रों का प्रयोग किया। इस प्रकार अजातशत्रु ने अपने शत्रु उद्देश्यों में सफल हुआ। लिच्छवी के सारे प्रदेश जो थे मगध राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजातशत्रु जो है वो बहुत शक्तिशाली राजा था और उसने कई महत्वपूर्ण विजय की। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है अजातशत्रु का धर्म। अब ये बताना मुश्किल है कि अजातशत्रु का बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था या जैन धर्म में, परंतु ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु का विश्वास पहले जैन मत में था, फिर धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिम भाग में वह बौद्ध मत में विश्वास रखने लगा। वे महात्मा बुद्ध से भी मिला और अपने पापों के लिए उसने क्षमा भी मांगी। इस मिलन को हम भरहुत के एक चित्र में भी दिखाया गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने उसकी अस्थियों पर उन पर एक स्तूप भी बनवाया। अजातशत्रु की सबसे बड़ा कार्य बौद्ध मत की परिषद को राजगृह में बुलाना था। इस परिषद के कारण मगध शासक का नाम बौद्ध मत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। इस प्रकार देखते हैं हम कि मगध के जो आरंभिक शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, ये बहुत ही शक्तिशाली रहे और इन्होंने मगध के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम मगध में जो है अन्य वंश जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।